हेलो बच्चों, जैसा कि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के साथ साथ फिजिक्स भी पढ़ाऊंगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सभी बच्चे कॉपी वगैरह सब निकाल लीजिए और नोट बनाते चलिए। तो मैं आप लोग को अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकत्व। विद्युत चुंबकत्व, देखिए ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। क्या होती है? ये फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, बहुत बड़ी ब्रांच है। और आपका जो 12th का जो फर्स्ट पेपर है लगभग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में वो कवर हो जाएगा। यानी अगर फर्स्ट पेपर का बात किया जाए तो फर्स्ट पेपर केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर आधारित है। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला क्या क्या है? सबसे पहले, जैसा कि आज फिजिक्स शुरुआत हो रहा है तो सबसे पहले हम लोग आज इसके बेसिक के बारे में जानेंगे। बेसिक लेवल से लेकर के हम लोग एडवांस लेवल तक को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम इसके बारे में केवल चर्चा करेंगे बेसिक लेवल की, आखिर में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या। तो देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हमने बताया कि इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे हम लोग बोलते हैं स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की, ठीक है। और दूसरा जो होगा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसे हम लोग बोलेंगे बिजली गति विज्ञान। बिजली गति विज्ञान, ठीक। देखिए, अगर इसका मतलब हम समझें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होगा, ध्यान से समझिए। देखिए, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, ठीक। और स्टैटिक्स का मतलब होता है रुका हुआ। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब तक हम लोग पढ़ेंगे तो जो चार्ज है वो रेस्ट के कंडीशंस में रहेगा, रुका हुआ रहेगा। यानी हम किसी आवेश को एक जगह स्थिर कर करके रख देंगे और इसके नेचर के बारे में पढ़ेंगे कि इस यहाँ से इतनी दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यहाँ से इसका पोटेंशियल क्या होगा, इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, धारिता क्या होगी, संधारित्र क्या होगा, एनर्जी कितनी होगी, वगैरह बहुत सारी चीज़ों को हमको डिस्कस करना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है कि जो चार्ज रहेगा, जो चार्ज रहेगा वो रुका हुआ रहेगा। देखिए, स्टैटिक्स का मतलब होगा, स्टैटिक्स का मतलब होगा रेस्ट पर, रेस्ट की कंडीशन में चार्ज रहेगा। यानी अगर हम ओवरऑल बात करें तो जब तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगी, ये भी एक तरह की क्या है, फिजिक्स की ब्रांच है, ठीक है। जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा तब तक जो चार्ज रहेगा वो क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा। यानी अगर हम बोले कि स्थिर वैद्युत की होता क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युत की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। बात समझ आया ना? यानी जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ब्रांचेज चलेगी, जब तक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा, चार्ज मूव नहीं करेगा, चार्ज एक जगह कांस्टेंट रहेगा, एक जगह रुका हुआ रहेगा। अब ध्यान से समझिए। देखिए, अब इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत हम एनसीईआरटी के हिसाब से अगर बात करें, बच्चे देखिए, बच्चा लोगों, मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से मैं आप लोग को फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अकॉर्डिंग दो चैप्टर्स आएंगे आपके। पहला क्या होगा? पहला जो आपका चैप्टर होगा वो आवेश होगा, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, हाँ भाई, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इसके अकॉर्डिंग आएंगे। फिर दूसरा जो आप लोगों का चैप्टर होगा विद्युत फ्लक्स। देखिए, विद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए तो देखिए, आवेश तथा विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स को मिलाकर के एक ही चैप्टर बनाया है एनसीईआरटी ने। दूसरा जो आप लोगों का चैप्टर शुरुआत होगा विद्युत विभव तथा विभवांतर। विद्युत विभव तथा विभवांतर, ठीक। और इसमें हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों कि ये संधारित्र क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, विद्युत विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, और ओवरऑल चार्ज के बारे में तो हम लोग को बहुत डीपली पढ़ना है कि आखिर में चार्ज होता क्या है। अगर हम मोटी मोटा बातें करें तो चार्ज जो होता है किसी भी वस्तु की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसका एक तरह का गुण होता है। कैसा गुण होता है, तो हम कह सकते हैं कि यह किसी भी वस्तु का फंडामेंटल गुण है, यानी यह उसके अंदर होगा तो होगा ही एकदम। अब क्यों होगा, अब इस पर हम लोग सवाल नहीं कर सकते। जैसे अगर हम ये बातें करें कि अगर कोई मान लीजिए, जैसे ये मान लीजिए आपके पास ये मार्कर है, तो हम ये बात करें कि ये मार्कर है तो ये बना किससे, तो हम कहेंगे कि ये इसके अंदर द्रव्यमान होगा। अब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु की फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, उसका क्या होता है, गुण होता है एक तरह का। अब क्यों होता है, अभी इस पर हम लोग सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो है तो है। तो उसी प्रकार से हम लोग जानेंगे आवेशों के बारे में कि आखिर में ये किसी भी पदार्थ का गुण कैसा होता है, ठीक है ना, क्या इससे निष्कर्ष निकलेंगे। फिर आवेश की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, विद्युत विभव के बारे में पढ़ेंगे, विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे, संधारित्र के बारे में पढ़ेंगे। ये है आप लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर इतने चैप्टर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब होता है, देखिए इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज बच्चों, और डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। क्या होता है, मोशन। यानी जब ये ब्रांच आप लोगों की शुरू होगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स की जब ब्रांच शुरू होगी, तो जो चार्ज रहेगा वो मूव करेगा, जो चार्ज रहेगा वो क्या करेगा, मूव करेगा। यानी अब हमको जब ये ब्रांच शुरू होगी, अब हमको चार्ज को एक जगह रखना नहीं है, अब हमको चार्ज को क्या कराना है, दौड़ाना है। अब चार्ज क्या करेगा, रुर्र सुर्र दौड़ेगा। अब जब दौड़ेगा तो देखिए क्या होगा, अब इसके अंतर्गत जैसे ही चार्ज मूव करना शुरू होगा तो यहाँ से उत्पन्न होगा करंट। यानी इसके अकॉर्डिंग जो पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट दिख रहा होगा बच्चों आप लोगों को, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है, मैनेज कीजिए। आने वाले समय में आप लोगों का बोर्ड भी बड़ा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। दूसरा जो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा मैं हिंदी में लिख रहा हूँ बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। फिर अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, एसी के बारे में पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट। एक चैप्टर और इसके अंतर्गत आएगा ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हम लोग बोलेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक। एसी को बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये है आप लोग का समरी पूरे फर्स्ट चैप्टर का। यानी फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकत्व जिसे बोलेंगे, दो पार्ट में बांटा गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसे बोलेंगे स्थिर वैद्युत की, दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स जिसे बोलेंगे बिजली गति विज्ञान, ठीक है। अब देखिए बच्चों, स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये होता है कि चार्ज को एक जगह रख करके, चार्ज को एक जगह कांस्टेंट मान करके, चार्ज को एक जगह स्थिर रख करके उसके गुणों के बारे में स्टडी करना ही क्या कहलाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि स्थिर वैद्युतिकी विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। बात समझ आया। दूसरी जो आप लोगों की ब्रांच होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट में देखिए, इसका नाम ही है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक मतलब आवेश, वैद्युत, और करंट मतलब धारा, यानी यहाँ पर इसका नाम ही है विद्युत धारा। यानी अब विद्युत मतलब आवेश, यानी आवेशों का क्या होगा, अब प्रवाह होगा। यानी आवेश क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, आवेश मूव करेगा। ये जो ब्रांच थी इसमें आवेश रुका हुआ था, लेकिन ये जैसे ही ब्रांच शुरू होगी, अब आवेशों को हम क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, आवेश दौड़ेगा फिरेगा। अब देखिए थोड़ा सा और हम बातें कर लें, अगर ध्यान से समझिए। देखिए, जब तक आवेश रुका हुआ है, आप लोग वीडियो को देखते रहिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। हम लोग आगे चल कर के बहुत मेहनत करने वाले हैं। चलिए बच्चों, यानी जब तक चार्ज रुका हुआ है, यानी जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से समझिए, जब तक हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तब तक चार्ज क्या रहेगा, रुका हुआ रहेगा, रेस्ट की कंडीशन में रहेगा।
रेस्ट के कंडीशन में रहेगा, रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट। अब ध्यान से समझो, जब चार्ज रेस्ट पर रहेगा तो चार्ज जब रेस्ट पर रहेगा तो ये एक चीज उत्पन्न करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। यानी जब चार्ज क्या रहेगा भाई, रुका हुआ रहेगा, तो ये केवल और केवल क्या उत्पन्न करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। बात समझ आया? यानी अगर चार्ज एक जगह रुका हुआ है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, बाकी कोई दूसरा फील्ड क्रिएट नहीं कर सकता है। अब देखिए भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, थोड़ा सा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। पहले तो इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए। अगर मान लीजिए जो चार्ज है वो क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। ध्यान से समझिए, इलेक्ट्रॉन के सॉरी चार्ज क्या कर रहा है? अगर मोशन कर रहा है, तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि मोशन दो तरीके से हो सकता है, या तो इसका मोशन यूनिफॉर्म हो या तो नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मोशन हो या तो नॉन यूनिफॉर्म हो। नॉन यूनिफॉर्म हो। देखिए बच्चों, जब इसकी गति यूनिफॉर्म है, जब इसका मोशन क्या है चार्ज का? यूनिफॉर्म है, यानी जब यह क्या कर रहा है? एक समान गति कर रहा है, एक समान गति कर रहा है। एक समान गति का मतलब इसका एक्सेलरेशन जीरो, उस चार्ज के अंदर, उस पार्टिकल के अंदर किसी भी तरह का त्वरण नहीं होगा। जब त्वरण नहीं होगा, जब ये एक समान गति करेगा, तो यहाँ पर ये दो चीजें क्रिएट करेगा। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसे हम लोग बोलेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। हाँ भाई, मैग्नेटिक फील्ड। देखो भाई क्या खतरनाक सा निकल करके आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यानी जब आवेश क्या करेगा? जैसे ही मूव करना शुरू कर देगा, जैसे ही वो क्या करेगा? गति करेगा, जैसे ही आवेश दौड़ेगा, वैसी दो चीजें क्रिएट होंगी, पहला इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ आया ना? अब देखो, लेकिन इसका मोशन जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? इसका जो मोशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। एक समान गति के लिए ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये बनाएगा। अगर इसकी गति नॉन यूनिफॉर्म हुई, अगर इसकी गति असमान हुई, तो असमान होने के केस में देखिए क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्रिएट होगा ही भाई, ये वाला तो यहाँ पर क्रिएट होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट होगा, लेकिन तीसरी चीज भी आ जाएगी, यह विद्युत चुंबकीय विकिरण भी उत्पन्न करेगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का नियम वगैरह, ठीक है ना? तो जब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा, यानी असमान गति करेगा, तो क्या होगा? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाएगा, और विद्युत चुंबकीय विकिरण को भी क्या करेगा? अपने अंदर से रिलीज करेगा। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। बात समझ आया ना? अब दूसरी चीज ध्यान से समझिए, ये तो क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, यानी विद्युत चुंबकत्व। ओवरऑल जो आपकी फर्स्ट पेपर है वो इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा? स्कोर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसको दो पार्ट में बांटा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या? चार्ज एट रेस्ट, यानी जो भी आवेश सब क्या रहेगा? एक जगह रुका हुआ रहेगा। और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स में क्या होगा? चार्ज मूव करेगा। चार्ज क्या होगा? मूव करेगा। मूव करेगा तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट के बाद क्या पढ़ेंगे भाई? मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, ईएमआई पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे। ये तो आपका क्या था? पूरे फर्स्ट पेपर की समरी थी। अब चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है बच्चों, चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा सा आज हम लोग चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे। चार्ज के बारे में मैं आप लोग को पूरी बातें बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। चार्ज, तो चलिए जानते हैं हम लोग कि चार्ज होता क्या है। देखो चार्ज, चार्ज जिसे बोलेंगे हम लोग आवेश। तो हमने अभी आपको बताया, देखिए अलग अलग बुक आप लोग अगर पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग डिफिनेशन है, लेकिन आप लोग समझिए कि जो चार्ज होता है किसी पदार्थ का गुण होता है, किसी पदार्थ का एक गुण होता है। क्या होता है? किसी पदार्थ का एक गुण होता है। भाई कैसा गुण होता है? तो देखिए यह एक ऐसा गुण है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रतिकर्षित भी करता है और
आकर्षित भी करता है। बहुत सुंदर मैं लिखता हूँ, देखो, प्रतिकर्षित भी करेगा और आकर्षित भी करेगा। भाई मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिफिनेशन वगैरह तो आप लोग खुद से बना सकते हो, खुद से लिख सकते हो। मेरा मानना ये है कि मैं आप लोग को बेस्ट कंटेंटमेंट दे सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करा सकूं, बोर्ड लेवल से लेकर के जेई लेवल तक के क्वेश्चन को मैं आप लोग को प्रोवाइड करा सकूं। तो आप लोग थोड़ा सा नोट वगैरह तो आप लोग खुद से बनाना सीखिए, ठीक है ना, क्योंकि मेरा काम है बस आप लोग को रास्ता दिखाना। आप लोग जम करके मेहनत करते रहिए बाबू। तो देखिए, चार्ज के बारे में अगर हम लोग जाने तो किसी पदार्थ का यह एक ऐसा गुण होता है, ठीक है ना, किसी पदार्थ का एक गुण होता है, कैसा गुण होता है, जो किसी दूसरी वस्तु को आकर्षित भी करेगा और प्रतिकर्षित भी करेगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो चार्ज होता है, चार्ज के अंदर एक तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है, एक तरह का गुण पाया जाता है, जो किसी दूसरे पदार्थ को, जो किसी दूसरे वस्तुओं को या तो अपनी ओर खींच सकता है, या तो उसे धक्का दे सकता है, या तो उसे नफरत कर सकता है, या तो प्यार मोहब्बत में बदल सकता है। भाई आप 12th में आ चुके हो, प्यार मोहब्बत की बातें मत करना सर, अभी 12th शुरू हुआ नहीं कि आप प्यार मोहब्बत की बातें लगे करने। भाई बच्चा लोगों पढ़ो, ठीक है ना, ये गंदी बातें हैं। तो देखिए, चार्ज के बारे में क्या है, चार्ज के बारे में हमने ये जाना कि जो चार्ज होता है एक तरह का क्या होता है, बस गुण होता है। कैसी गुण होती है, किसी दूसरे वस्तुओं को या तो आकर्षित करने का गुण होता है, या तो प्रतिकर्षित करने का गुण होता है। अब देखिए भाई, चार्ज के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग और जाने तो देखिए, दो प्रकार के होते हैं आवेश। पहला जो प्रकार होता है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। दूसरा जो होगा ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। धनात्मक आवेश जैसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज, ये मेरे मन को भाया, मैंने इससे अच्छा चार्ज बोला, ये गंदा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है। भाई दो प्रकार के होंगे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, अच्छा चार्ज और गंदा चार्ज। अब देखो भाई, अगर हम लोग देखें तो देखिए, ये प्लस और प्लस, अगर दो आवेश अगर किसी दो पदार्थों पर है, पहले पर भी प्लस दूसरे पर भी प्लस, तो देखिए इनकी प्रकृति क्या है, समान है, पहला वाला भी प्लस दूसरा वाला भी प्लस, तो इनको हम लोग बोलते हैं सजातीय आवेश। क्या बोलेंगे बच्चे, सजातीय आवेश बोलेंगे। अगर माइनस माइनस आया, माइनस माइनस आया, तो देखिए इसकी भी प्रकृति है माइनस की, इसकी भी प्रकृति है माइनस की, इसे भी हम लोग बोलेंगे सजातीय आवेश। क्या बोलेंगे बच्चों, सजातीय आवेश बोलेंगे, ठीक। लेकिन अगर पहले ऑब्जेक्ट पर, पहली वस्तु पर प्लस चार्ज और दूसरे पर माइनस चार्ज हो, तो देखिए अब इसकी प्रकृति चेंज हो गई, पहले पर प्लस दूसरे पर माइनस, तो इसे हम लोग बोलते हैं विजातीय आवेश। इसे क्या बोलेंगे, विजातीय आवेश, ठीक है ना। या तो पहले पर निगेटिव आ जाए, दूसरे पर पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ पर भी क्या है, विजातीय आवेश। यानी इनकी प्रकृति क्या है, एक दूसरे के रिवर्स है, पहले पर पॉजिटिव दूसरे पर निगेटिव, यहाँ पर क्या समान प्रकृति वाले हैं। दूसरी चीज आप लोग समझिए कि देखिए, समान प्रकृति के जो आवेश होते हैं, समान प्रकृति के जो आवेश होंगे, ठीक है ना, जैसे प्लस और प्लस, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। भाई हमने आपको बताया क्या कि चार्ज का मतलब क्या होता है, चार्ज का मतलब ये होता है कि अगर किसी पदार्थ पर अगर चार्ज आया तो उनके बीच में एक तरह का फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स दो तरीके से हो सकता है, या तो वो एक दूसरे से बंध करके एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, रिपेल कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, प्रतिकर्षित कब होगा, जब दोनों की प्रकृति क्या है, समान है, यानी पहले वाले बॉडी पर भी प्लस चार्ज हो, दूसरे वाले बॉडी पर भी प्लस चार्ज हो। अट्रैक्ट कब करेंगे, पहले पर प्लस दूसरे पर माइनस, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर पहले पर भी निगेटिव दूसरे पर भी निगेटिव, इस कंडीशंस में भी ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यानी हम कह सकते हैं सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत में बंधे रहते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करें कि ये जो आवेश है ये सर आया कहाँ से, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में लेकर के चलता हूँ। आप लोगों ने सोडियम का नाम सुना होगा, ध्यान से समझिए, सोडियम का नाम सुना होगा। अगर सोडियम का हम लोग जेड देखें, जिसे हम लोग एटॉमिक नंबर बोलते हैं, कितना होता है, 11। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर
इस सोडियम के अंदर अगर ये क्या है, अपने उदासीन स्थिति में है, यानी अगर ये क्या है, इसके अंदर अगर ये उदासीन की प्रकृति है तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सर उतने प्रोटॉन होंगे। हाँ सर, आप ये बात तो क्लियर है, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने प्रोटॉन होंगे। अब ध्यान से समझिए, अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, यहाँ पर देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखें तो 2 8 1, सर ये है इसका तीसरा अष्टक। इसको अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए दो कंडीशंस है, दो प्रोबेबिलिटी है। पहला प्रोबेबिलिटी क्या है सर, या तो ये अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, एक इलेक्ट्रॉन का दान कर दे, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो बाहर से 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले। अब इसके लिए आसान क्या होगा भाई बताओ, इसके लिए आसान क्या होगा, 7 को बुलाना या फिर एक को भगाना, एक को भगाना आसान होगा। तो ये सोडियम क्या करता है, इस एक इलेक्ट्रॉन का दान कर देता है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन का दान किया तो हुआ क्या, अब नेक्स्ट केस में, अब देखिए यहां से, अब नेक्स्ट केस में क्या हुआ कि इस सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10 और प्रोटॉनों की संख्या हो गई 11। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 10, प्रोटॉनों की संख्या हो गई 11। अब देखिए 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन एक दूसरे से मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या होंगे भाई, न्यूट्रल, एन का मतलब न्यूट्रल। लेकिन अभी भी इसके पास एक प्रोटॉन की अधिकता है, और जिस प्रोटॉन की अधिकता है ये इसके सर पर जाकर मंडराने लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा प्लस चार्ज। यानी हम कह सकते हैं कि प्लस चार्ज आने का जिम्मेदार कौन है, तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को आप निकाल लो, किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लो तो उस वस्तु पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 प्लस के बराबर चार्ज आएगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 प्लस आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3 प्लस आएगा। दैट्स क्लियर, बात समझ आ रहा है ना। अब देखिए भाई, अगर हम क्लोरीन का थोड़ा सा जिक्र करें, देखिए क्लोरीन का अगर जिक्र करें हम, तो देखिए मान लीजिए क्लोरीन Cl के बारे में भी आपने सुना होगा। इसका अगर इसमें देखें इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो कितना 17, प्रोटॉनों की संख्या ये भी 17। सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होगा 2 8 7। अब इसके अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 लोगों को मारकर भगाए या तो एक को अपने पास बुलाए। दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो 7 इलेक्ट्रॉनों को बाहर भगाए या तो एक इलेक्ट्रॉन को कहीं से पकड़े और अपने अंदर क्या कर दे, अपने बाह्यतम कोश में उसको रख ले, ठीक है ना। तो जब अपने बाह्यतम कोश को कंप्लीट करने के लिए या तो एक इलेक्ट्रॉन को बाहर से बुलाना पड़ेगा या तो 7 को भगाना पड़ेगा। इसके लिए आसानी क्या होगी, इसके लिए आसानी क्या होगी, एक को बुलाना। तो ये इस क्लोरीन क्या करता है, अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के अपने बाह्यतम कोश में रख लेता है और इसका अष्टक हो जाता है कंप्लीट। अब देखिए जैसे यह किसी दूसरे परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके पास नेक्स्ट केस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी सर 18, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 17। अब देखिए 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन मिलकर के एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, लेकिन इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, और जो जिस इलेक्ट्रॉन की अधिकता है वो यहाँ पर चार्ज आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसलिए माइनस है। हाँ थोड़ा सा एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया, देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब यहाँ पर चूंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर Cl पर माइनस। यहाँ पर क्या था, प्रोटॉन ज़्यादा था, कितने से ज़्यादा था, एक से ज़्यादा था। तो ये होता है हमारा आवेश। कैसे आता है, देखिए आवेश आने का जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्स है, जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। यानी यहाँ से अगर हम लोग कहें कि इलेक्ट्रॉन की संकल्पना कर दें, आवेश की संकल्पना, आवेश की संकल्पना हम किसके आधार पर दे सकते हैं, तो आवेश की संकल्पना हम इलेक्ट्रॉन के आधार पर दे सकते हैं। या किसी भी पदार्थ पर आवेश आने का जो सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन या तो किसी पदार्थ से निकले या तो किसी दूसरे पदार्थ में जाए, निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज, जाएगा तो नेगेटिव चार्ज। बात समझ आया ना। फिर मोटी मोटा बात हम लोग और जान लेते हैं, ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, देखिए आवेश के बारे में थोड़ा हम और जान लें। तो देखिए आवेश का मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम, ठीक। इसके और भी मात्रक हैं, फैराड बोलेंगे हम लोग जिसे,
हम लोग रिलेशन ये सीखेंगे। देखिए ये बहुत बड़ा मात्रक होता है फैरेड। आगे हम लोग जानेंगे कि एक फैरेड बराबर एक कितने कूलाम होता है। सीजीएस यूनिट में अगर इसका मात्रक देखें तो सीजीएस में बोलेंगे स्टेट कूलाम। और भाई आप लोग 10th लेवल में एक फार्मूला पढ़े होंगे Q बराबर IT। यहाँ से अगर हम एक मात्रक देखें तो देखिए एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है, एम्पियर सेकेंड भी हो सकता है इसका मात्रक। तो देखिए ये बहुत सारे मात्रक निकल गए, कूलाम निकल गया, फैरेड निकल गया, स्टेट कूलाम निकल गया, एम्पियर सेकेंड निकल गया। अभी हम लोग आगे सीखेंगे EMU भी मात्रक होता है इसका, ESU भी होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो आगे हम लोग जानेंगे कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि कहा जाए कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, कूलाम्स लॉ भी पढ़ना है हमको, बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक प्रोवाइड हो सके।